बहुत समय पहले रामपुर में सिद्धू नाम का एक युवक किसानी करते हुए अपनी माँ के साथ रहता था। उस साल तूफान के कारण किसानी में लगाए गए उसके सारे पैसे डूब गए। क्या कर सकते हैं बेटा, प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। अगर पहले पता होता कि तूफान आएगा तो इतना पैसा किसानी में नहीं लगते। ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना माँ। हर 2 बरस के बाद प्रकृति की क्षति का हम शिकार होते ही हैं। या तो तूफान आ जाता है या फिर ऐसा होता है उस साल बारिश ही नहीं होती। ऐसा ही रहा तो खेती कैसे करेंगे माँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है अब इस खेती को छोड़कर मैं खुद का कोई व्यापार करूंगा माँ। व्यापार करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं। फसल से लाभ होगा, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन तूफान की वजह से कुछ नहीं हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा? हमारी जमीन बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से व्यापार करूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, पर हाँ ध्यान से करना। इसके बाद सिद्धू अपनी जमीन बेचकर व्यापार शुरू करता है। बेटा, इस पर्ची में सारा लिखा सामान बांध देना, मैं अभी वापस आता हूँ। और हाँ, हिसाब का पैसा भी मुझे बता देना, आते हुए देख के चला जाऊंगा। बाबा, इस सामान के कुल मिलाकर 100 होंगे। क्या इतना कम दाम? कहीं तुम मिलावटी सामान तो नहीं बेच रहे हो? इतना कम दाम कैसे हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सामान गुणवत्ता वाला ही है। संदेह मत कीजिए बाबा, आप मैं बाकी व्यापारियों की तरह अधिक लाभ का बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। बस काम चल जाए इतने लाभ की अपेक्षा करता हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम जैसे भले लोगों का व्यापार तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये लो पैसे और सामान पैक करके रख देना। इस तरह कम दाम में गुणवत्ता वाला सामान बेचने से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। सिद्धू बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। उसकी सफलता से उसके आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। देख यह यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत धन है इसके पास। आज हम इसी के घर में डाका डालने वाले हैं, समझा? देख, दुकान में भी बहुत सारा धन होगा, हम दुकान को भी लूट लेते हैं। ठीक है, तो तुम अपने 2 साथियों के साथ जाकर इसके घर लूटो, तब तक मैं इसकी दुकान को सफा चट कर देता हूँ। अनाज भी बहुत दिख रहा है, वो भी हाथ लगते चुरा लेंगे, समझा? इस तरह तो हम बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे। आज रात ही इस योजना को अंजाम देंगे। उस रात चोर सिद्धू की दुकान और घर दोनों लूट लेते हैं। सिद्धू की सारी जमा पूंजी चली जाती है और वो इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है। माँ, ऐसा क्यों हुआ माँ? मैंने खेत बेचकर व्यापार शुरू किया था, अच्छा चल भी रहा था, और अचानक से सब कुछ लुट गया है। माँ, अब मेरे पास फिर से व्यापार खड़ा करने के लिए पैसे भी नहीं है। व्यापार अच्छा चलने से सबकी नजर हम पर ही थी। हमने सोचा भी नहीं कि चोरी हो सकती है। माँ, अब मेरा मन उठ गया है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। ऐसे निराश हो जाओगे तो कैसे चलेगा? वैसे हमने कहाँ सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तुम इसे इतनी गंभीरता से मत लो, तुम फिर से व्यापार शुरू करो, देखना इस बार तुम जरूर सफल हो जाओगे। कुछ भी कर लूं, लेकिन जम नहीं रहा है। मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर रहना चाहता हूँ माँ। मैं कल के कल ही तीर्थ यात्रा पर निकलता हूँ। इसके बाद सिद्धू तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। बहुत दूर का सफर तय करने के बाद वह एक धर्मशाला के पास जाकर रुकता है। बहुत लंबा सफर तय कर लिया, अब और ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। आज रात को यहीं रुक जाता हूँ। माई, मुझे आज रात के लिए जगह चाहिए, कल सवेरे निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। हर दिन का तुम्हें 1 रुपया देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है माई। और भोजन का कितना देना होगा मुझे? हर रोज का 2 समय का भोजन मिलाकर ही 1 रुपये बताया है। वैसे तुम आए कहाँ से हो और करते क्या हो? कहाँ जाना है? तुम्हें अपने बारे में कुछ बताओ। जो भी यहाँ आता है मैं सबसे पूछती हूँ, तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं रामपुर से आया हूँ माई। मैं हर तरह से दिवालिया हो चुका हूँ।
परेशान होकर मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ माई। अरे, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ फिक्र मत करो। इन सब का हल तुम्हें जरूर मिलेगा। काशी नगर में शिवदत्त नाम के एक वैश्य है। तुम जाकर उनसे मिलो और अपनी समस्या बताओ। वो तुम्हें जरूर हल मिल जाएगी बेटा। क्या सच में? मैं सोच ही रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊँ माई। मैं यहाँ से काशी नगर जाके काशी शिवदत्त से भेंट करूंगा माई। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो, उनसे पूछूंगा। अगर तुम अर्शी से मिलने काशी जा रहे हो तो मेरी नातिन है। उसकी माँ की देहांत के बाद से वह बोल नहीं रही है। क्या तुम अर्शी से पूछ सकते हो कि वह कब तक बोल पाएगी? बस इतना काम कर दो। मैं जरूर इसके बारे में पूछूंगा। वो जो भी बताएंगे मैं लौटते समय आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक तुम जाकर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। इस तरह उस रात वहाँ विश्राम करके सिद्धू अगली सुबह काशी के लिए निकल जाता है। रास्ते में प्यास लगने से वह एक घर के पास रुकता है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ जरूर मिलेगा, ये लीजिए। लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? भाई, मैं काशी नगर में महादेव के दर्शन करने के बाद शिवदत्त नाम के एक ऋषि से भेंट करने जा रहा हूँ। क्या आप काशी नगर में अर्शी शिवदत्त से मिलने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उन्हें अपनी समस्या बताने से वह आपको उसका उचित उपाय बताकर कष्ट दूर कर देते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो मैं उन महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो, एक बार इस पेड़ को देखो ना, कितना बड़ा है, नारंगी का है। इसमें अब तक एक भी फल नहीं लगा है, पर ये कितना विशाल बढ़ गया है। क्या आप अर्शी से पूछकर बताओगे कि इसमें आखिर फल क्यों नहीं लग रहे हैं? जी ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। इसका कारण पूछकर लौटते समय आपसे जब मिलूंगा तो आपको बता दूंगा। अरे भाई, ये लो, कुछ पैसे अपने पास रख लो। काशी की यात्रा पर जाने वालों को पैसा देना अच्छा होता है। फिर सिद्धू वहाँ से निकलकर बहुत लंबा सफर तय करके एक जंगल में पहुंच जाता है। बाप रे, ये तो बहुत घना जंगल लगता है। कितना चला हो गया, पर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत भूख भी लग गई है। देखता हूँ यहाँ कोई फल खाने को मिल जाए। लगता है वहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जरूर कुछ खाने को मिल ही जाएगा। बहुत देर के बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। तुम कौन हो बेटा? इस तरह इतना नुकसान झेलने के बाद ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, मैं काशी के ऋषि शिवदत्त जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम आर्षि शिवदत्त से मिलने जा रहे हो? तो मेरे पास एक संदेह है। क्या तुम उसका समाधान उनसे पूछकर आओगे? जरूर साधु बाबा, बताइए आपका क्या संदेह है? मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे किसी तरह का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी तपस्या को कोई शक्ति रोक रही है। वह क्या है, यही मैं जान नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम यह उनसे पूछकर मुझे बताओगे? मैं आपके संदेह का समाधान जान कर आऊंगा। फिलहाल आप मुझे भोजन के लिए कोई रास्ता बताएं। यहाँ फल कहाँ मिल सकते हैं? ये लो, मेरे पास कुछ फल है। सिद्धू साधु से मिले फल खाकर वहां से आगे के सफर पर निकल पड़ता है। यह लंबा रास्ता तय करके ऋषि शिवदत्त के आश्रम पहुंचता है। आश्रम पहुंचने के बाद, ऋषि जी, मैं रामपुर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे पास कुल 4 संदेह है, उनका समाधान जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं तुम्हारे संदेह का समाधान दूंगा, किंतु मेरे कुछ नियम हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ, किंतु तुमने कहा तुम्हारे 4 संदेह हैं। तुम्हें उनमें से किसी एक को त्यागना होगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे नुकसान का अनुभव क्यों करना पड़ता है? यही पूछने इतनी दूर आया हूँ। लेकिन रास्ते में मेरी सहायता करने वाले उन तीनों को मैंने समाधान ढूंढने का वचन दिया है, और अगर सिर्फ मैंने अपना संदेह पूछा
तो उनमें से किसी एक के साथ तो विश्वासघात होगा। इतना संदेह में क्यों हो? क्या यही है कि कौन से पर्सन को त्याग दूं? ऐसी बात नहीं है स्वामी जी, मैंने सोच लिया कि किसका समाधान जानना है। अभी मैं जिस रास्ते से आया वहां एक साधु जी तपस्या कर रहे थे। वह वहां पर कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे इसका कारण जानकर आऊं। क्या आप बताएंगे? साधु जी के शीश पर एक मणि है, उनके समस्त तप शक्ति उस मणि में समा रही है। अगर वे इस मणि को निकाल लेंगे तो उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपका बहुत धन्यवाद महर्षि जी। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने मेरे तीनों प्रश्नों का समाधान बता दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विजय भाव, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा भला करेगी, तुम जा सकते हो। उसके बाद वहां से निकलकर सिद्धू रास्ते में तपस्या कर रहे अर्शी से मिलता है। तो तुम आ गए। क्या आर्शिवर ने मेरे संदेह का समाधान बताया? हाँ, बताया है। आपके शीश में एक मणि है, आपकी तप शक्ति। वह मणि आकर्षित कर रही है, आप उसे निकाल दें। तो क्या मेरे शीशे में मणि है? आश्चर्य है, यह मणि मेरे कैश में कैसे आई? अब मुझे आज तक पता नहीं चला कि यह मेरे पास है। तो मेरी तपोशक्ति इस मणि में है। ठीक है, तुमने मेरे लिए उतनी दूर जाकर इसका समाधान पूछा। मैं यह मणि तुमको उपहार में देना चाहता हूँ। रख लो इसे बेटा। इतनी बहुमूल्य मणि आपने मुझे उपहार में दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा सदा कल्याण ही होगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी रक्षा करेगी। वहां से निकलकर सिद्धू उसे पानी देकर उसकी प्यास बुझाने वाले व्यक्ति के पास गया। देखिए, आपकी इस नारंगी के पेड़ पर इसलिए फल नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस पेड़ की जड़ के नीचे 10 सोने के मोहर के घड़े हैं। उसी के कारण फल नहीं लग रहे हैं। इस पेड़ से उन 10 घड़ों को बाहर निकालने से इस पेड़ में फल लगने शुरू हो जाएंगे। क्या इस पेड़ के नीचे 10 घड़े सोने की मोहरे? मेरे तो भाग खुल गए। लेकिन एक शर्त है, आपको इस पेड़ को किसी तरह की हानि पहुंचाए बिना उन सारे घड़ों को निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे लंबा सफर तय करना है। देखो भाई, तुमने मुझे मूल्यवान समाधान बताकर मेरी सहायता की। एक और सहायता कर दो। इन घड़ों को पेड़ के नीचे से निकालने में मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। चलिए, खुदाई करते हैं। मेरे भाग खुल गए। इतना सारा धन मैंने वर्षों से घर के नीचे दबा कर रखा था और मुझे पता ही नहीं चला पाया। मुझे आपके कारण मिली है। बेटा, आपने रिसीवर से मिलकर समाधान ना पूछा होता तो मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए मेरी ओर से भेंट के रूप में ये लेकर जाओ। मैंने किसी फल की आस में आपकी सहायता नहीं की। ये आपके घर में खजाना मिला है, ये खजाना आपका ही है। ऐसा मत कहिए, मैं अपने मन से आपको यह दे रहा हूँ। मना मत कीजिए। मेरे दिल रखने के लिए ले जाएं। उस व्यक्ति के दिए घन को लेकर सिद्धू जिस धर्मशाला में वो रुका था उस बुढ़िया के पास पहुंचता है। तुम आ गए बेटा, बहुत लंबी यात्रा करके आए हो। बातें बाद में कर लेना। तुम पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। मैंने रास्ते में भोजन कर लिया है माई। आपके प्रश्न का समाधान पूछकर आ गया हूँ। माई, राशि जी ने कहा है कि जैसे ही आपकी नातिन उनके होने वाले पति को देखेगी तब वो स्वयं बात करने लग जाएगी। तो फिर जो व्यक्ति मेरी नातिन से विवाह करेगा, मुझे वो कहाँ मिलेगा? मुझे अपनी नातिन को बोलते हुए सुनना है। पता नहीं उसका भाग्य कब बदलेगा। जल्दी होगा माई, आप निश्चिंत रहिए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां उसकी नातिन आ जाती है। सिद्धू को देखकर तुरंत ही, नानी देखो मेरे नए कपड़े में मैं कैसी लग रही हूँ। आहा, मेरी नातिन ने कुछ बोला, इसने अभी कुछ बोला। तुमने सुना बेटा, बहुत ही प्यारी। तुम इस कपड़ों में राजकुमारी लग रही हो। वाह, ये कितनी सुंदर है। ठीक है माई, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्ही ने कहा ना कि ऋषि ने कहा मेरी नातिन अपने होने वाले पति को देखते ही बोलने लग जाएगी।
तो तुम ही इसके पति हुए ना। इसने तुम्हें देखकर बोला, बेटा, विधि के विधान को मना मत करो। देख, तुम इससे विवाह कर लो। अगर तुम इससे विवाह कर लेते हो तो मैं गंगा नहा लूं। इतनी सुंदर कन्या से विवाह करना तो मेरा सौभाग्य होगा। फिर सिद्धू उस कन्या से विवाह करके अपने घर जाता है। माँ देखो मैं क्या लेके आया हूँ। ये तुम्हारी बहू है। देखो माँ, कुछ तो बोलो ना। आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेटा, जब तू यहाँ से गया तब मैं दुर्घटनावश गिर पड़ी। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। क्या माँ, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे ऐसे कठिन समय में मैं तुम्हारे पास नहीं था। सुनिए जी, जंगल में साधु ने जो आपको मणि दी थी, वो मणि सच में बहुत ही चमत्कारी है। वो कोई ऐसी वैसी मणि नहीं है। उस मणि के अंदर साधु की तप शक्ति है। उस मणि को माँ की आंखों पर रख दीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अभी माँ के आंखों पे रखता हूँ। जैसे ही सिद्धू उस मणि को माँ की आंखों पर रखता है, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। बेटा, मुझे अब सब दिख रहा है। क्या यही तुम्हारी पत्नी है? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये इतना सोना, ये मणि, इससे विवाह करना, ये सब कुछ कैसे हुआ? और इस तरह मुझे यह सब मिला है। देखा ना बेटा, तुमने परोपकार का सोचा, इसलिए तुम्हारे साथ सब अच्छा हुआ। वही दूसरी तरफ जिन्होंने हमारे दुकान में चोरी की थी, वह पकड़े गए और सरकार ने हमारे पैसे वापस कर दिए। इसका मतलब है मेरी मेहनत की कमाई कहीं नहीं गई।